नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 110 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इसके भाग 1 में हमने 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और भाग 2 में 4 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, यानी कि टोटल हम अब तक इस पीडीएफ के 7 क्वेश्चनों की चर्चा आपके साथ कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि सारे के सारे क्वेश्चनों को समझने में आपके लिए आसानी हो। आज की वीडियो में हम 8वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो हमारा ये क्वेश्चन है कि पेरिस जलवायु समझौते पर भारत की प्रतिबद्धताएं क्या हैं और भारत ने इस क्षेत्र में क्या प्रगति की है। चैप्टर नंबर 7 से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो पेरिस जलवायु समझौते पर भारत की क्या प्रतिबद्धता है और भारत ने उन प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए उसमें क्या प्रगति की है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पेरिस जलवायु समझौते के बारे में बता देता हूँ। तो पेरिस जलवायु समझौता सन 2015 में किया गया और यह समझौता इसलिए किया गया था ताकि जलवायु परिवर्तन की जो गंभीर समस्या है इससे निपटा जा सके। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें सभी देशों को भागीदारी करने के लिए कहा गया है, हालांकि अभी कुछ देश इसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौता इसलिए किया गया था ताकि जो विश्व का तापमान है उसे 2 डिग्री सेल्सियस नीचे लेके आया जा सके और कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तो पक्का ही लेकर आया जा सके। और ये कैसे होगा, हम तापमान को कैसे कम कर देंगे? तो इसके लिए हमें जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तापमान बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन जैसी जो गैसें हैं ये मानवीय क्रियाओं की वजह से लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से कार्बन का स्तर बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन भी तेज़ी से हो रहा है। तो पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ? 2015 में। क्यों हुआ? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है कि हम भाई जो तापमान वृद्धि है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे और नहीं तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो पक्का हमें करना ही करना है। भारत ने इस समझौते पर अपना अलग से योगदान दिया है और भारत की प्रतिबद्धताएं क्या हैं अब वो सुन लो। तो भारत की पहली प्रतिबद्धता क्या है, सुनो भाई। तो भारत ने ये कहा है कि हम भाई कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो लगातार तापमान बढ़ रहा है, वो उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? कार्बन है। तो भारत ने कहा है कि भाई 2005 की तुलना में 2030 तक हम जो है कार्बन को लगभग 33 से 35% तक कम कर देंगे। यानी कि 2005 में हम जितना कार्बन यूज़ करते थे, 2030 तक हम लगभग 35% तक कार्बन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा टारगेट है कि हम कार्बन को लगभग 35% तक क्या कर देंगे? कम कर देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? अब भाई कार्बन को कम करने के लिए आप क्या करोगे? कार्बन को कम करने के लिए आप नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बनाओगे। देखो, ऊर्जा के 2 सोर्स होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो जैसे आप कोयले का यूज़ कर रहे हो ऊर्जा में, पेट्रोल का यूज़ कर रहे हो, आप डीजल का यूज़ कर रहे हो, ये कैसे सोर्स है? ये अनवीकरणीय हैं। लेकिन अगर आप सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हो, पवन ऊर्जा का यूज़ कर रहे हो, ये नवीकरणीय ऊर्जा हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषण भी कम करती हैं और ये अक्षय सोर्स है, यानी कि जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक रहेगा। सोलर पैनल भाई देखो, सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त हो रही है। तो सौर ऊर्जा जब तक ही पृथ्वी जब तक रहेगा, क्योंकि जिस दिन सूर्य खत्म सब खत्म। पवन ऊर्जा जब तक हवा है तब तक पवन ऊर्जा रहेगी। तो 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि भाई हम जितनी भी विद्युत का यूज़ करते हैं उसका 40% सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से निकालेंगे। भारत की तीसरी प्रतिबद्धता यह है कि हम वनों के क्षेत्रफल को बढ़ावा देंगे और कार्बन सिंक को बढ़ावा देंगे। 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त वन बढ़ाएंगे, यानी कि इतने वन बढ़ा देंगे कि वो 3 बिलियन टन CO2 को क्या कर सके? कवर कर सके। चौथी प्रतिबद्धता भारत की है कि हम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देंगे, यानी कि आने वाली पीढ़ियां भी विकास कर सकें, इसके लिए हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। ये सब भारत की प्रतिबद्धता है पेरिस जलवायु सम्मेलन पर। अब भारत की जो ये टारगेट है, इस पर भारत की अचीवमेंट क्या है वो पूछ रहा है आपसे, प्रगति पूछ रहा है। तो भारत की प्रगति भाई ये है कि लगातार भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा दे रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन आप इस समय देख रहे होंगे कितनी तेज गति से सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार अवेयर कर रही है। PM सूर्योदय योजना भी करके ऐसे करके चलाया है कुछ योजना। जून 2025 तक भारत 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया है, जिसमें हम 2023 तक 70 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा भारत ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ावा दे रहा है।
भारत अब एलईडी बल्बों के वितरण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे बिजली की खपत में कमी आई है। देखो पहले क्या होता था, 100 वाट के बल्ब का प्रयोग किया जाता था। अब भारत सरकार ने क्या करा, लोगों को अवेयर किया भाई कि एलईडी बल्बों का यूज़ करो। अब लोगों ने हमने क्या करा, अवेयर हुए, हम जागरूक हुए और हमने एलईडी बल्ब्स का यूज़ किया। अब इससे क्या हुआ, जो पहले के मुकाबले में ऊर्जा की खपत थी वो कम हो गई। इसके अलावा भारत परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पर भी ध्यान दे रहा है, ताकि गहन जो ऊर्जा उद्योग है उनकी दक्षता में सुधार किया जा सके। 2021 के हिसाब से भारत का जो वन कवर क्षेत्र है वो लगभग 24.62% है, यानी कि भारत लगातार वन क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि 2021 के हिसाब से आप देखोगे तो भारत के टोटल एरिया में 24% लगभग क्या है, जंगल हैं, जबकि ये टारगेट जो है 33% है। तो ग्रीन इंडिया मिशन चलाया भारत ने, जिसमें हम वृक्षों को बढ़ावा देंगे। आईपीएल वगैरह अगर आप देखते हो तो उसमें भी आता है कि ना, डॉट डिलीवरी पर हम इतने पेड़ लगाएंगे, कुछ ऐसा करके। तो ये सब क्या है, ये सब भारतीय वनों क्षेत्र में विस्तार करने के लिए नीतियाँ हैं। जलवायु नेतृत्व, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत जो है वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लगातार भागीदारी दिखाता है। इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा क्यों दे रहा है, फेम योजना के तहत इसलिए दे रहा है कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से जो है हम प्रदूषण कम कर देंगे, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल से जो जितना प्रदूषण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से थोड़ा वो क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा भारत क्या कर रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर बांट रहा है गाँव में, क्योंकि गांव में जो लोग हैं अभी भी वो क्या है, पेड़ों से लकड़ियां काटते हैं और उसे जलाते हैं चूल्हे पर। तो इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है और वनों की कटाई भी होती है। तो सरकार दोहरी नीति चला रही है, पर्यावरण को बचाना भी चाहती है और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम करना चाहती है। तो इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, एलपीजी वितरण को बढ़ावा दे रही है और सस्ती सब्सिडी पर लोगों को गैस सिलेंडर का प्रयोग करना सिखा रही है। लेकिन चुनौतियाँ क्या है भारत के सामने भाई, तो चुनौतियाँ ये है कि भारत पे फाइनेंशियली जो है वो समस्या रहती है, वित्तीय समस्या रहती है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हमारे पास कम है और लोग ना सामाजिक सहयोग करते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लिया अब आपसे कि पेरिस जलवायु समझौता क्या था, भारत की इसमें क्या प्रतिबद्धता है और भारत इसमें क्या प्रगति कर चुका है, ये बताओ, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जनादेश क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है कि आईएमएफ के कोटा सिस्टम तथा विशेष आहरण अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया है, लेकिन हमें 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो जो आपको कठिन क्वेश्चन लगे वो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि एक पार्ट से आपको 2 क्वेश्चन और 1 से 3 करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ। तो चैप्टर नंबर अगर आप 3 पढ़ोगे तो उसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बारे में लिखा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जनादेश क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर कोटा सिस्टम क्या है ये पढ़ेंगे, और विशेष आहरण अधिकार क्या है ये पढ़ेंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन एक में पूछ लिए हमसे। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य जनादेश क्या है। जनादेश मतलब एक तरीके से उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यह है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा प्रणाली है उसको व्यवस्थित करना। अब इसके लिए क्या करता है, इसका जनादेश क्या है। पहला जनादेश है मुद्रा का सहयोग, मौद्रिक सहयोग। तो आईएमएफ के जितने भी सदस्य देश हैं, जितने भी इसके मेंबर कंट्रियां हैं, वो सारी की सारी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगी, ताकि विश्व के स्तर पर आर्थिक विकास हो, स्थिरता सुनिश्चित हो सके। मुद्रा और विनिमय दर की स्थिरता, तो देखो जैसे आप डॉलर, मान लो आप डॉलर के मुकाबले रुपए को चेंज करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो एक्सचेंज रेट कौन सेट करता है, वो एक्सचेंज रेट आईएमएफ सेट कर रहा है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो स्थिर रहे, तो सदस्य देशों की उचित विनिमय दर बनाए रखने में सहायता मिलती रहे। इसके अलावा ये वित्तीय सहायता भी देता है, फाइनेंशियल हेल्प भी देता है। जो देश आर्थिक संकट में फंसे होते हैं उन देशों को वित्तीय सहायता भी देता है और उन देशों की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सलाह भी देता है। विश्व की अर्थव्यवस्था की निगरानी भी करता है और सदस्य देशों को तकनीकी सहयोग भी देता है, ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था लगातार चलायमान रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई आईएमएफ का जनादेश क्या है, तो आईएमएफ का जनादेश जो है, पहले तो आईएमएफ की फुल फॉर्म बता देना कि आईएमएफ की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि विश्व की आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। दूसरी बात क्या है, ये मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देगा। जितने भी इसकी मेंबर कंट्रियां हैं उनको आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा, ताकि विश्व का आर्थिक विकास लगातार चलता रहे, स्थिरता चलती रहे और जो इकोनॉमिक साइकिल है वो लगातार चलता रहे। क्योंकि अगर किसी भी एक देश में मंदी आती है तो पूरी अर्थव्यवस्था का साइकिल रुक जाता है। दूसरा ये चाहता है कि मुद्रा का जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, वो फिक्स रहे, रोज घटे बढ़े ना। तीसरी बात यह कि आर्थिक संकट में जितने भी देश फंसे हैं उन्हें क्या दिया जाए, सहायता दी जाए, उन्हें सलाह दी जाए, उस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो भी उन्हें तकनीकी सलाह है वो दी जाए। विश्व की अर्थव्यवस्था की निगरानी रखता है, तकनीकी सहयोग भी प्रदान करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि आईएमएफ का कोटा सिस्टम क्या होता है। तो देखो, आईएमएफ में जितनी भी कंट्रियां होती हैं
वो क्या करती हैं, वो मदद करती हैं, फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, यानी कि पैसा दान देती हैं। तो जो बंदा जितना ज़्यादा पैसा देगा उसके वोट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर से सुन लो, आईएमएफ में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, 2016 के हिसाब से 164 मेंबर थे इसमें, ठीक है। तो आईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो जितने भी देश होंगे वो इसमें कुछ योगदान भी देंगे, पैसा भी देंगे। जो बंदा जितना ज़्यादा पैसा देगा उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होगी आईएमएफ के अंदर, यही कोटा सिस्टम है। तो कह रहा है आईएमएफ में प्रत्येक सदस्य का एक कोटा होता है और ये उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से होता है, विश्व की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका के आधार पर होता है। मान लो कोई देश है जिसकी विश्व की अर्थव्यवस्था में 20% भूमिका है, तो आईएमएफ में उसके वोट की वैल्यू भी 20% होगी। अगर मान लो किसी की जो वैल्यू है वो 5% है, तो यहाँ पर भी आईएमएफ में जो कोटा मिलेगा उसे 5% का मिलेगा। तो इस प्रकार से अमीर देशों को ज़्यादा फायदा है आईएमएफ में और गरीब देशों को उतना फायदा नहीं है। तो आईएमएफ में जो कोटा सिस्टम है पता चल गया आपको कि आईएमएफ में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में प्रत्येक देश की जो स्थिति होती है वो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर होती है। इसके आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था में उसकी क्या भूमिका है, कितना % शेयर है, इस पर होता है। तो देखो प्रत्येक देश आईएमएफ में कुछ वित्तीय योगदान देता है, इसे कोटा कहते हैं। ये योगदान देश की आर्थिक ताकत के बारे में बताता है। जितना बड़ा देश होगा उसकी वोटिंग राइट्स भी उतने होंगे, क्योंकि आईएमएफ में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें सभी देशों से वोट मांगा जाएगा और जो जिसके पास ज़्यादा कोटा होगा उस देश के वोट भी अधिक होंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जो कोटा है वो अमेरिका का है। अगर अमेरिका एक वोट डालता है तो उसकी वैल्यू 16.54% के आसपास है। इसी प्रकार से जब भारत वोट डालता है तो भारत की वैल्यू 2.76% है। तो विश्व के लगभग 10 देश ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 50% से भी ज़्यादा है और बाकी दुनिया के जो देश हैं उनकी जो व्यवस्था है वो 10% के बराबर है। तो इस प्रकार से जो आईएमएफ है ना, ये असमानता के सिद्धांत पर चलता है। कोटा सिस्टम की बात होती है कि जिसका जितना % कोटा होता है वो उतना ही ज़्यादा कर्जा भी ले सकता है। तो हर एक देश अपने कोटा के आधार पर आईएमएफ से उधार भी ले सकते हैं। कोटा जितना ज़्यादा होगा उधार लेने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा होगी। आईएमएफ समय समय पर कोटे की जांच भी करता रहता है। अब तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि विशेष आहरण अधिकार क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, एसडीआर क्या है। तो देखो एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। आईएमएफ ने इसे 1969 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य यह है कि देशों के बीच में भुगतान संतुलन बना रहे और ताकि अगर कभी भी संकट आए तो उस संकट को हल किया जाए। तो पहली बात तो ध्यान रखना, जो एसडीआर है ये कोई मुद्रा नहीं है, यानी कोई पैसा नहीं है, कोई क्लेम भी नहीं है, कोई दावा नहीं है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की एक मुद्रा टोकरी पर आधारित संपत्ति है, जो कि अमेरिकी डॉलर, यूरो या फिर जापान की येन या ब्रिटिश की पाउंड या चीनी युआन इसमें शामिल हैं। एसडीआर की मुद्रा टोकरी का मूल्यांकन आईएमएफ खुद समय समय पर करता है। सदस्य देश एसडीआर का उपयोग अन्य देशों से मुद्रा खरीदने के लिए कर सकते हैं, यानी किसी देश को किसी देश से पैसा खरीदना है तो इसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल करता है ये और मूल्य निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आईएमएफ का जो कोटा सिस्टम है वो सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है, जबकि जो एसडीआर है ये भुगतान संतुलन संकट को हल करने का एक समाधान प्रदान करता है। और आईएमएफ का जो जनादेश है अगर ये प्रभावी ढंग से पूरा होता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था बनी रहती है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इस क्वेश्चन को करने में भी अब सक्षम हैं। अब हम इस पीडीएफ के अंतिम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको इस वीडियो से आपको जरूर बहुत सारी हेल्प मिली होगी। 3 वीडियो में हमने लगभग 10 क्वेश्चन को कवर किया है। अब इन 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो भी आपका पेपर पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको 8 में से 5 क्वेश्चन ही करने हैं। इसके अलावा अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, कोई और क्वेश्चन आते हैं तो इससे मिलते जुलते ही होंगे, क्योंकि लगभग हमने सभी चैप्टर जो है इसमें कवर किए हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सामूहिक विनाश के हथियारों से आपका क्या तात्पर्य है। जैविक तथा रासायनिक हथियारों को कैसे सामूहिक विनाश का हथियार माना जाता है, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम यही मान लेते हैं भाई WMD क्या है। तो WMD का मतलब क्या है, सामूहिक विनाश के हथियार। तो सामूहिक विनाश के हथियार वो हथियार हैं जो बड़े पैमाने पर जनसंख्या को नुकसान पहुंचा सकते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो WMD क्या है, तो WMD है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिन्हें सामूहिक विनाश के हथियार के नाम से जाना जाता है। ये वो हथियार हैं जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को मौत के मुंह में फेंक सकते हैं, बहुत बड़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इन हथियारों में परमाणु हथियार आते हैं, जैविक हथियार आते हैं यानी कि बायोलॉजिकल वेपन आते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं, केमिकल वेपन्स आते हैं यानी कि रासायनिक हथियार आते हैं, और रेडियोलॉजिकल वेपन्स भी आते हैं। आमतौर पर इनकी विनाशकारी क्षमता बहुत तेज़ी से होती है, ये तेज़ी से फैलते हैं और बड़े पैमाने पर मृत्यु और विनाश की संभावना रखते हैं। तो सामूहिक विनाश के हथियार वो हैं जो बड़े पैमाने पर जनसंख्या, पर्यावरण और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पहले तो ये पूछा गया भाई सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं, ये तो हमने बता दिया। अब हमसे क्वेश्चन में 2 चीज़ें और पूछी हैं, जैविक और रासायनिक हथियार कौन से होते हैं। तो देखो
जैविक हथियार को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स। जैविक हथियारों का उपयोग जीवित जीव जैसे बैक्टीरिया का यूज़ करके, वायरस का यूज़ करके या अन्य रोग जनकों को फैलाकर किया जाता है। जैसे आपने कोविड का सुना होगा, और कोविड एक बायोलॉजिकल वेपन से था जिसे चाइना ने लॉन्च किया था, मैं सही बताऊं आपको। क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये बात की है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे खुफिया एजेंसियों ने भी ये बात की है, जो कोविड है ये चीन की वुहान लैब से ही निकला हुआ एक वायरस है। क्योंकि अचानक से चीन से फैलता है, पूरी विश्व को अपनी चपेट में ले लेता है। इतनी पावर होती है जैविक हथियारों की। तो जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं इसमें बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, वायरस का यूज़ किया जाता है। इनके माध्यम से रोग फैलाने वाले कृषि, पशुधन, मानव स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाई जाती है। जैविक हथियार जो है सामूहिक विनाश के हथियार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि रोग फैलाने की क्षमता है, तेजी से महामारी का रूप ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ये एक अदृश्य हमला होते हैं, इनको आसानी से छिपाकर उपयोग किया जा सकता है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है। प्रभाव है कि बहुत गंभीर बीमारी हो जाती हैं, जैसे प्लेग, एंथ्रेक्स, चेचक, एबोला या कोविड बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी को भी दहला सकते हैं। जैसा कि आपने देखा भी था, कोविड के दौरान हमें हर जगह लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लगभग ठप सी हो गई, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से रुक चुकी थी। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल वेपन्स इतनी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें सामूहिक हथियार का खतरा माना जाता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी हुई थी, यानी कि BWC संधि भी हुई थी। अब हम केमिकल वेपन्स की बात करते हैं, रासायनिक हथियारों की बात करते हैं। तो रासायनिक हथियारों का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में ही हो चुका था, जब चीनी लोग युद्ध करते थे तो आर्सेनिक के धुएं का प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर रसायन फैलता था और बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते थे या मर जाते थे। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी केमिकल वेपन्स का बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया है। अब ये होते क्या हैं? तो देखो, केमिकल वेपन्स में जहरीली गैसें फेंकी जाती हैं। तो केमिकल वेपन्स वो हथियार है जो जहरीली गैसों, द्रवों या ठोस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका उद्देश्य मनुष्य, पशु, पौधे और हर चीज़ को गंभीर नुकसान पहुंचाना होता है। ये भी सामूहिक विनाश के हथियार माने जाते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, तुरंत ही लोगों की मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट का कारण बन सकते हैं, या लोग पैरालाइज भी हो सकते हैं या विकलांगता की श्रेणी में भी जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण इसके सरीन गैस, मस्टर्ड गैस, नर्व गैस, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, इसलिए इन्हें सामूहिकता का हथियार कहते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जहरीले रसायन भूमि, जल स्रोत को भी दूषित कर देते हैं और डर और आतंक का माहौल पैदा कर देते हैं। सामूहिक विनाश के हथियारों के खतरे क्या हैं? तो बड़े पैमाने पर जनसंहार, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, कहीं भी यूज़ किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा है। तो इस प्रकार से जैविक और रासायनिक जो हथियार हैं इन्हें सामूहिक विनाश का हथियार कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर तेजी से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इनका प्रभाव मानवता के लिए बहुत खतरनाक है, पर्यावरण और विश्व की शांति के लिए चुनौती पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा के ही इन हथियारों को रोका जा सकता है, लोगों को जागरूकता फैलाई जाए और लोगों के अंदर सबसे पहली बात है कि एथिकल वैल्यू को बढ़ावा दिया जाए, कि कम से कम कोई बंदा ऐसे हथियार बनाए तो उसके मन में ये आए यार कि हम इंसानों को मारने के लिए इस प्रकार के हथियार बना रहे हैं, और जबकि हर एक इंसान होने के लिए इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जब तक लोगों के अंदर इंसानियत नहीं होगी ना, तब तक दिक्कत ही रहेगी। तो इस प्रकार के हथियारों का निर्माण करना एक अलग चीज़ है, उसका प्रयोग करना और भी बड़ी हैवानियत है। तो हैवानियत इंसानियत से रुक सकती है, लेकिन अफसोस है कि अब तक इंसानियत 100% कभी भी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्वार्थी लोभ, मोह जैसे जो लोगों के व्यवहार हैं, ये कहीं ना कहीं मानवता की राह में सबसे बड़ी अड़ंगे हैं। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के हमने 10 क्वेश्चन किए। मैं आशा कर रहा हूँ कि पेपर में आपको इन क्वेश्चनों से ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए सब्जेक्ट कोड के साथ।